नमस्कार। जिन लोगों ने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे फिर से आग्रह करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा YouTube का चैनल आपके पास लगातार पहुंचता रहे और हम जो प्रोग्राम्स करते हैं वो आप तक नियमित रूप से पहुंचे। तो ये तो एक आग्रह था। अब बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम की। आज के प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे हम बातचीत करने के लिए लाए हैं आपके समक्ष। और सबसे पहले हम जब प्रोग्राम की शुरुआत करें, इससे पहले आप सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद दिला देते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जो दास्ता थी अंग्रेजों की, उससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और असली संघर्ष किया, क्योंकि वो किसी भी तरह से सुविधा भोगी नहीं रहे। सुविधाओं के जंजाल से निकलकर कांग्रेस की उस जो प्रायोजित एक कार्यवाही थी अंग्रेज की, उससे भी निकलकर उन्होंने अपना एक अलग से विजन दिया और पूरी दुनिया के लीडर्स को ये अपनी तरफ से एक मैसेज दिया कि भारत को क्यों आज़ादी चाहिए और भारत के ऊपर ब्रिटिश हुक्मरान किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। ये श्रेय जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जन्म जयंती थी और कृतज्ञ राष्ट्र ने उनको याद किया। तो ये तो एक आज का जो करंट मामला है। और चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे नेताजी, असल बात यह कि उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं। बेसिकली कांग्रेस की स्थापना जो है कोई किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं हुई थी। एक सोशल किस्म का एक चिट चैट करने का सा एक प्लेटफॉर्म बनाया था और ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था। उसमें भारत के जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे उनको लिया था। तो कांग्रेस का तो ये हाल था। बाद में जब पूरी दुनिया में आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी और फिर पॉलिटिकल मूवमेंट बना, वो बाद की बात है। तो कांग्रेस आज जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहती है और कहती है कि सारे फ्रीडम फाइटर्स उन्हीं के हैं, तो ये भी एक कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक प्लेटफॉर्म था जो कि प्लेटफॉर्म कोई पार्टी के रूप में नहीं था। बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो आज हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। दिल्ली चुनाव में क्यों आखिर कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं, वॉकओवर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को, इसके ऊपर आज खास तौर पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस गांधी परिवार तक सीमित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खवैयां हैं कांग्रेस के, ये आखिर क्यों डुबोना चाहते हैं दिल्ली में कांग्रेस को। सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन आज कांग्रेस का दायरा उसी तरह सिमटता जा रहा है जैसे मुगल दरबार का बादशाह जफर के ज़माने में कहा जाता था कि दिल्ली जो है वो लाल किले से पालम तक रह गई है। और वहाँ पर भी बादशाह का कोई हुक्म चलता नहीं था दिल्ली में, क्योंकि आप हम सब जानते हैं मिर्ज़ा गालिब को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, दरोगा ने गिरफ्तार किया था जुआ खेलते हुए, तो उसको भी बहादुर शाह जफर छुड़ा नहीं पाए थे। और जुआ की बात करेंगे तो आज एक ऐसे व्यक्ति की भी बात करेंगे, रोस विलियम ओल्ब्रेक्ट की, जिसको कि अभी यूएस प्रेसिडेंट ने पार्डन दिया है, यानी उसकी सजा से उसको मुक्ति दे दी गई है। कौन व्यक्ति है ये, कौन नौजवान था ये जिसको एफबीआई ने गिरफ्तार किया, क्या कारनामे किए थे इसने, क्यों यूएस प्रेसिडेंट ने इसको 2 उम्र कैद की सजा और 40 साल की लगातार सजा बिना पैरोल के, इतनी बड़ी सजा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली हुई थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस व्यक्ति को क्यों सजा से माफ किया है, क्या खिलाड़ी था ये, इसकी आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली चुनाव के खिलाड़ियों की बात करेंगे। और एक जो खास बात है वो ये कि महाकुंभ का स्नान चल रहा है और महाकुंभ प्रयागराज में आज तक यूपी सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं, आज तक 10 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। ये यूपी सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। 10 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया है पवित्र महाकुंभ के इस संगम में। और यूपी सरकार का दावा है कि 45 करोड़ लोग इस पूरे आयोजन में प्रयागराज आकर स्नान करके जाएंगे। यानी महाकुंभ की जो विजिट है, जो यात्रा है, जो पिलग्रिमेज है, जो धार्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, वो होगी 45 करोड़ भारतीयों की, और भारतीयों के अलावा जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं उनकी 45 करोड़। आप सोचिए जरा, कई ऐसे बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन नहीं है 45 करोड़, और हमारे यहाँ एक धार्मिक आयोजन में 45 करोड़ लोग स्नान करके जाएंगे। कितना जबरदस्त ये दृश्य है, आप देखिए जब। तो ये महाकुंभ की बात है। और एक जो खबर है उसके ऊपर भी हम आपकी जानकारी में डाल देते हैं। खबर आ रही है अमेरिका से दरअसल, और
खबर यह है कि अमेरिका में सिजेरियन ऑपरेशन करा के स्त्रियां बच्चों को जन्म दे रही हैं समय से पहले, यानी परिपक्व होने से पहले सिजेरियन बच्चे जन्माए जा रहे हैं। डॉक्टर्स से सलाह ली जा रही है, अस्पतालों में फोन जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? और इसका कारण सीधा सीधा यह है कि 20 फरवरी तक की डेडलाइन अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि 20 फरवरी के बाद जन्मे हुए किसी भी बच्चे को, जो बाहर के लोग हैं उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इसमें बेसिकली समझने वाली बात यह है कि किन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी असल में, वो हम जरा आपके समक्ष रख देते हैं। 3 तरह की कैटेगरी यूएस सरकार ने रखी है। कैटेगरी यह है कि जो मां अवैध रूप से अमेरिका में निवास कर रही है उसके बच्चों को कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। एक, जो वैध रूप से रह रहे हैं लेकिन अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनको, उनके बच्चों को, उस मां के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग जो नागरिकता के लिए, जैसे कि जो पहली पीढ़ी में गए हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ये सोचकर जो नागरिकता के हिसाब से वहां टिके हुए रहते हैं कि बच्चे हो गए, अब बच्चों के बहाने माता पिता वहां रुक जाएंगे, ग्रीन कार्ड हासिल हो जाएगा, तो वो भी संभावना खत्म कर दी है ट्रंप प्रशासन ने। तो ये जो कैटेगरीज हैं, पहले वो कह रहा था कि अमेरिका में जो अमेंडमेंट्स हुए अश्वेतों के उसमें, तो जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में उनको समान नागरिकता के लिए, क्योंकि पहले वो दास थे, गुलाम थे, तो उनको स्लेव्स को नागरिकता देने के लिए ये नियम लाया गया कि भाई जो है स्थान के हिसाब से, बर्थ बाय प्लेस के हिसाब से हम नागरिकता देंगे। अब कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें बर्थ बाय ब्लड है, वो प्लेस से नहीं है, मतलब तो स्थान पर। अब अमेरिका की धरती पर जन्म हो गया तो नागरिकता मिल गई सीधी सीधी, और नागरिकता मिल गई बच्चे को, तो बच्चे के माता पिता को बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि भाई मेरे बच्चे रहते हैं तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाया करता है। तो अब वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी जो हैं वो भी चिंता में पड़ गए हैं, और सिजेरियन बच्चों की भरमार अब आने वाली है। 20 फरवरी से पहले पहले मान लीजिए किसी का बच्चा 7 महीने का है, 8 महीने का है, तो लेकिन इसमें क्या है, गंभीर बीमारियां भी होने का खतरा है, माँ और बच्चा दोनों को खतरा है, जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा हो सकता है, ऐसी भी डॉक्टर्स की बात है। कुछ अखबारों की रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि इस तरह के काम अमेरिका में शुरू हो गए हैं, क्योंकि नागरिकता अमेरिका में, अमेरिका की नागरिकता आप हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग लालायित रहते हैं, कुंभ के स्नान की तरह है, एक तरह से वो उसको मानते हैं कि हम तो बस कुंभ नहाए हैं। तो ये इस तरह का भी मामला है, जबकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अमेरिका में आप नागरिकता मिलते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग हैं, ये राष्ट्रवाद की जो बात कर रहे हैं, इसमें अमेरिका के लोगों को हार्ड वर्क करने पड़ेंगे। ये जो फ्रीबीज का जो अमेरिका जो वहाँ सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट मूवमेंट जिस तरह का जो बाइडेन पार्टी चला रही थी, वो भी इन्होंने ख़त्म किया है। अब जैसे कि फैसला हो रहा है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ऑयल रिसोर्सेज हैं, उनको आप लगाओ, खरीद क्यों रहे हो। अभी अफगानिस्तान में जो हथियार पटक के गए थे उनकी भी डिमांड शुरू कर दी है ट्रंप ने कि तालिबान हमारे हथियार लुटाए। तो ये भी एक बातें चल रही हैं कि अमेरिका किस तरह से, तो अमेरिका की नागरिकता का मामला ये चल रहा है इस वक्त कि सिजेरियन बच्चे पैदा किए जाने की बातें आ रही हैं। और जब बात अमेरिका की चल रही है तो एक और बात हम आपको आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माइनर डिफरेंस को थोड़ा सा जज करने की बात है इसमें। और ये डिफरेंस क्या है कि प्रिंस सलमान को डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़्यादा लगाव दे रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, उनके बड़े बेटे, मतलब सबसे चहेते बेटे हैं सलमान। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार के कार्यकाल में भी प्रिंस सलमान को बहुत ही नज़दीक रखा और सऊदी से बहुत अच्छे रिलेशन रखे। तो ये क्या मसला है आखिर, क्योंकि इस मसले को जज करना बहुत ही डिफिकल्ट सा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पुराने कार्यकाल में जो डील हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो कारोबार करेगा उसके यहाँ पहले विजिट करूंगा मैं अमेरिका की। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपतियों की जो परंपरा है वो ये है कि वो या तो मैक्सिको जाते हैं या कनाडा जाते हैं, नहीं पड़ोसी देशों में जाते हैं, या फिर यूरोप जाते हैं। अभी जो बाइडेन
आपके सामने इंग्लैंड जाके आए। जो बाइडेन ने शपथ लेते ही पहले विजिट की थी इंग्लैंड की। बराक ओबामा मैक्सिको गए और इससे पहले बिल क्लिंटन कनाडा गए। तो ये वहाँ की परंपरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा को तोड़ा और पहली विजिट सऊदी अरब की। इस बार भी उन्होंने ये घोषणा की कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ जो व्यापारिक कारोबार होगा उनके यहाँ मैं जाऊँगा। तो प्रिंस सलमान ने आज डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और इस बातचीत का नतीजा यह आया कि प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब की तरफ से कहा कि हम 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 600 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं। ये रकम करीब भारतीय रुपयों के हिसाब से 52 लाख करोड़ रुपए की होती है। 52 लाख करोड़ रुपया सऊदी अरब अमेरिका के साथ। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, अमेरिका में लगाया जाएगा या अमेरिका का सामान खरीदा जाएगा। क्योंकि पिछली बार 452 बिलियन यूएस डॉलर यानी 452 बिलियन अरब यूएस डॉलर, ये लगभग बैठता है भारतीय रुपए में यदि देखें तो करीब 40 लाख करोड़ के आसपास की रकम थी। तो ये रकम सऊदी अरब ने उस वक्त अमेरिका का सामान खरीदा था। लेकिन इस बार क्या होगा ये आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब बात यहां यह है कि सऊदी किस तरह से प्रिय है डोनाल्ड ट्रंप का। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं उनको भी 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपया भारत के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपया मिला सऊदी अरब की तरफ से उनकी कंपनी में, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की कंपनी में। और जब रिश्ते थोड़े से खटास की तरफ भी गए उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने मध्यस्थता की थी। ये भी बात सामने आ रही है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच में दोस्ती कराने में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी उत्सुक नजर आते हैं। इस बार भी उनका ये कहना है कि इजराइल के साथ सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाए। और ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ में जिस तरह का विरोध, एक पूरी की पूरी रिजीम्स जो हैं वो इजराइल की कौम को यानी जूस कौम को ख़त्म कर देना चाहती हैं, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। और जैसे कि आज ही बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एलोन मस्क के ट्वीट को धन्यवाद के तौर पर कहा कि एलोन मस्क ने हमेशा जूस कौम का साथ दिया है और हमास ने जब पिछले साल अटैक किया था तब भी एलोन मस्क ने हमारा साथ दिया। एलोन मस्क के ऊपर बेसिकली नाजी हिटलर होने का आरोप लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने वो सैल्यूट किया, डांस किया उस वक्त। तो वो जो सैल्यूट है वो हिटलर वाला सैल्यूट जो है वो यूं जो है वो किया। तो इसकी वजह से उनके ऊपर हिटलर होने का जो तंज कस रहे हैं लोग, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका समर्थन किया है कि नाजी हिटलर वाला मामला नहीं है एलोन मस्क का। एलोन मस्क ज्यूज को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनकी मदद के लिए साथ आते हैं। हमास की जब कोई बुराई नहीं कर रहा था तब एलोन मस्क ने हमास की बुराई करके इजराइल का साथ दिया था। तो यहाँ अब्राहम अकॉर्ड जो होने वाला है मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में और इजराइल के बीच में, इसमें सऊदी अरब और यूएई ये दोनों तो लगभग तैयार हैं, लेकिन कतर है, कुवैत है, ये जो हैं उसमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान है, कट्टर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, या कि इस वक्त टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, तो वो ये लोग हैं जो इसको नहीं होने देना चाहते। और अर्दोगान की मुसीबत ये है कि अर्दोगान को जो इस्लामिक जगत है उसका नेता बनने का शौक है, क्योंकि वो पुराना टर्की के अंडर में ही थे, सऊदी अरबिया के सब, तो उनको ये है। और सऊदी अरब को यह है कि वो मक्का और मदीना वहाँ हैं, इसलिए वो लेगेसी उनके हाथ में है, तो इसलिए नेता वो बनेंगे मुस्लिम समाज के। तो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर एक तरफ पक्ष है, एक दूसरी तरफ विपक्ष है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ इसको शांति को बनाना चाहते हैं। अब इसमें उनके व्यापारिक हित भी हैं। हमने आपको बताया कि 2 अरब डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को सऊदी की सरकार की तरफ से दिया गया। सऊदी की सरकार की कंपनी, वहाँ सरकार और कंपनी में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, तो वहाँ सरकार उन्हीं रॉयल फैमिली की है, रॉयल फैमिली के लोग ही सारे पदों पर बैठे हुए हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का नारा लगाता हुआ चिल्लाता है, लेकिन ये जो रिजीम्स हैं, चाहे सऊदी की हो, चाहे ब्रुनई की हो, चाहे यूएई की हो, कुवैत की हो, जॉर्डन की हो, यहाँ चूँ भी नहीं बोलता अमेरिका, क्योंकि व्यापारिक हित हैं, पैसा मिल जाता है
और कांग्रेसमैन भी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनके भी सबके हित हैं। ये अपनी बादशाही बचाने के लिए उनको पैसा देते हैं, ऐसा ही पैसा ये भी जाएगा। 600 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पैसा जाएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में जो यहाँ से चलती हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपी के काम यहाँ से चलते हैं, रिफ्यूजीज़ के घर बनाने के काम चलते हैं, बहुत सारे काम चलते हैं। इसमें रेडिकलाइजेशन भी है, क्योंकि वहाबी मूवमेंट सऊदी अरब से ही शुरू हुआ था। ये है महीन अंतर देखने वाली बात। और वहाबी मूवमेंट ही है पूरी दुनिया में, भारत सहित ये जो आतंक का दंश फैलाता है वो वहाबी मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा कट्टर इस्लाम में बिलीव करता है। इवन सऊदी अरब में भी जो भी काम मूर्ति पूजा से रिलेटेड सिंबल का काम है, प्रोफेट मोहम्मद से लगाकर उनके सहाबा तक, यानी उनके कंपेनियंस तक के सबके जितने भी स्मारक थे वो तोड़ दिए वहाबियों ने, क्योंकि वो किसी भी सिंबल में बिलीव नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि प्रोफेट की जो बेटी थी फातिमा, उनकी बनाई हुई मस्जिद को तोड़ दिया। अबू बकर के सारे जितने भी अवशेष थे उनको साफ कर दिया। आज सऊदी अरब में प्रोफेट के ज़माने के बहुत कम अवशेष रह गए हैं, हज़ारों की संख्या में अवशेष तोड़े उन्होंने, कुछ वेस्ट पार्ट में बच गए हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है जो वहाबियों को भी एक प्रिविलेज मिलता है अमेरिका में फिर वो अपना काम चलाने का। आप हम सब जानते हैं कि इस्लामोफोबिया का जो बिल, ये तो पैसे के दम पे हुआ, सारा कांग्रेसमैन लॉबिस्ट खरीदे गए और इस्लामोफोबिया का बिल पास हो गया। यानी कि इस्लाम के बारे में कोई ज़रा सी बात नहीं कर सकते आप। यूट्यूब के ऊपर भी जो बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी बात करते हैं, चूँकि अमेरिकन कानून लागू हैं, यूट्यूब के ऊपर हो, चाहे फेसबुक के ऊपर हो और चाहे ट्विटर हो, एक्स जिसको कहते हैं, सारे अमेरिकन कानून से चलते हैं, वहाँ पर इस्लामोफोबिया का कानून लागू है। तो ये भी एक कार्रवाई तुरंत हो जाती है। तो ये वहाबी मुस्लिम जो हैं, वहाबी जो कट्टरपंथ है, इससे कैसे निजात पाएगा अमेरिका? अपने हित तो ठीक हैं, व्हाइट हाउस के हित तो ठीक हैं, व्हाइट हाउस में बैठे हुए जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके हित तो ठीक हैं, लेकिन अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री, महान राष्ट्र कहता है अपने आप को, ये इतने वर्षों से दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, और ये सारे संस्थान वहाँ जाकर जो खड़े हो गए हैं वहाबियों के, इसको लेकर आंख बंद हैं सबकी। इन सारे कांग्रेसमैन की जो लॉबिस्ट हैं, इनकी थिंक टैंक्स की, सबकी आंखें बंद हैं। इस तरह का खेल ये अब आपको 600 बिलियन डॉलर कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये अमेरिका की जब बात चली रही तो एक जो हम इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताने जा रहे थे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पार्डन किया है, क्षमादान दिया है, सजा की माफ़ी की है। ये जो शख्स है रोज विलियम उल्ब्रिक्ट, हमारे यूट्यूब चैनल के थंबनेल के ऊपर हमने इसकी फोटो डाली है। रोज विलियम उल्ब्रिक्ट जो है ये 40 साल का व्यक्ति है, लेकिन 26 साल की उम्र में इसने एक इतना जबरदस्त काम किया। अब इसको क्या कहेंगे कि एक सजा से माफ कर जब हुआ तो दो तरह के पॉइंट सामने आए हैं। कुछ लोग इसको विजनरी इनोवेटर कह रहे हैं और कुछ लोग इसको क्रिमिनल मास्टरमाइंड कह रहे हैं। क्रिमिनल मास्टरमाइंड क्यों है, पहले हम ये समझ लेते हैं। 2011 में इस व्यक्ति ने एक वेबसाइट शुरू की और वेबसाइट शुरू करके इसने उस वेबसाइट को डार्क वेब के ऊपर डाल दिया। ये डार्क वेब जो है ये आप और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इनमें बिल्कुल भी नहीं डाउनलोड होती है। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग से टूल्स होते हैं। तो डार्क वेब के ऊपर तब जा सकते हैं। डार्क वेब के ऊपर इसने अपनी वेबसाइट को डाला, सिल्क रूट नाम से एक वेबसाइट बनी। सिल्क रूट का काम क्या था? सिल्क रूट का काम था कुछ सामानों को बेचने करने का। ये इसने पहले वो किया, लेकिन डार्क वेब के ऊपर इसको डालकर सिल्क रूट वेबसाइट को, और इसने रोज विलियम ने इसके ऊपर बिटकॉइन से सौदे किए, मतलब करेंसी इसमें इसने बिटकॉइन को रखा 2011 में। ये गेम चेंजर साबित हुआ बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन को उस वक्त तक कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं थी, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन रोज विलियम ने बिटकॉइन की इस पूरी करेंसी की दुनिया में एकदम से एक अलग टर्न कर दिया और मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में इस पर कारोबार होने लग गया इसकी वेबसाइट के ऊपर।
और 2013 में इसको FBI ने अरेस्ट कर लिया। एक लाइब्रेरी में ये अपनी वेबसाइट पर कुछ काम कर रहा था, वहीं रेड हैंडेड इसको 2013 में, यानी 26 साल का एक नौजवान टाइप का व्यक्ति एक काम शुरू करता है और 2013 में आप देखिए 28 साढ़े 28 साल की 29 साल की उम्र बनी, इसमें FBI को अरेस्ट करना पड़ गया इसको। और जब सुप्रीम कोर्ट में और वहां के कोर्ट्स में मामले चले, पहले लोअर कोर्ट्स में चले, तो वहां पता FBI ने दिया कोर्ट्स को कि साहब ये व्यक्ति बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स, हथियार, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कई तरह के जो छुपे हुए काम हो सकते हैं वो सारे कर रहा था। कोर्ट्स ने सजा दी इसको और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसकी सजा को स्थापित कर दिया एक तरह से अपील में, और वो सजा थी 2 बार उम्र कैद की, और एक बार इस 2 बार की उम्र कैद के बाद भी 40 साल की लगातार सजा जिसमें पैरोल नहीं होगा। अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा होती है, आप हम सब जानते हैं, लेकिन टोटल सजा 2 उम्र कैद, और सब कोर्ट्स ने इसकी अपील को खत्म कर दिया। तब से ये जेल में बंद था 2013 से। 2015 में इसको कोर्ट्स ने फाइनली इसकी सजा के ऊपर मोहर लगाई। हमारे यहाँ की तरह नहीं, वहाँ थोड़ा जुडिशियल सिस्टम फास्ट है, तो 2015 में हो गया। अब US प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ के अगले दिन यानी 21 जनवरी को इस रॉस विलियम उल्ब्रिक्ट को सजा से माफी दे दी। ये कह रहे हैं जो पक्ष वाले लोग हैं कि ये गेम चेंजर था, ये इनोवेटर था, और ये बात हम सब जानते हैं कि इनोवेटर जब भी कोई इनोवेशन करते हैं तो जो मेन स्ट्रीम का समाज है उसके समझ में नहीं आती है। चाहे वो धर्म हो, जीसस को क्रूसिफाइड किया गया, प्रॉफिट मोहम्मद की यदि बात करें तो मक्का छोड़ के जाना पड़ गया। इनोवेशन ये रिलीजियस उसमें भी है, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए, ऐसे साइंस को देखें, साइंस को क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, क्रिश्चियन जो पापडम थी वो मानना नहीं चाहते थे, और कई साइंटिस्ट को सजाएं मिली हैं। तो जो भी नई बात करता है उसको सजा, ये हमारे यहाँ पुराना नियम है। मंसूर को फांसी लटका दिया गया, और फांसी लटका गया, संसार किया गया, पत्थरों से मारा गया। मंसूर ये कह रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि मुझे ज्ञान हो गया है, जबकि इस्लामिक जगत में ये कह नहीं सकते आप, वहाँ अल्लाह सर्वोपरि है। अल्लाह से यदि किसी का मिलान करोगे तो शिर्क कहलाओगे, और शिर्क कहलाएगा तो सजाए मौत है। तो मंसूर को सजाए मौत, और इस्लामिक जगत में कायदा है पत्थरों से मारो। वही पुराने पता नहीं कब की ये रीतें हैं। तो इस तरह का काम होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जो अपने काम के वक्त में बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम के समाज से उनको निष्कासित रखा गया। तो ये भी, इसको भी ये माना जा रहा है कि इनोवेटर था, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इसने एक नया आयाम दे दिया। दैट वाज हिज इनोवेशन। अब चाहे कंप्यूटर की दुनिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये भी इनोवेशन ही है, कंप्यूटर इनोवेशन है। अभी AI है, AI को लेकर अमेरिकी सीनेट में बड़ा हंगामा हुआ, यहां तक कि गूगल वालों को बुला लिया गया, मोबाइल फोन वालों को बुलाया गया कि क्या, गूगल वालों से पूछा गया कि क्या हमारे हाथ में ये जो मोबाइल है इससे हमारी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। गूगल वालों ने कहा हो सकती है। तो अमेरिका में जो सीनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक काम है। तो हो सकता था कि रुक जाता, लेकिन अब चूंकि साइंस का जमाना है तो ये हर वक्त की बात है। तो रॉस विलियम को जो है इनोवेटर माना जा रहा है कि इसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक नया काम शुरू किया, और डोनाल्ड ट्रंप खुद क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हैं, उनके नाम से क्रिप्टो करेंसी जारी हो चुकी है। तो वो इसलिए भी ये माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को ही अब फ्यूचर की करेंसी बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, और इसका एक सिंबल, एक इसका जो जिसको कहते हैं प्रतीक, ये रॉस विलियम है, इसको आज़ाद किया गया है सजा से कि नहीं, ऐसे इनोवेटर्स को सजा नहीं दी जा सकती। ये अमेरिका की बात थी। अब बात कर लेते हैं हमारे देश की, और ख़ास तौर पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 फरवरी को, और इससे पहले वहाँ चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार इस वक्त, हालांकि उनको
कई तरह की घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, कई तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन डगमगाया वो लग रहा है चुनाव प्रचार। और चुनाव प्रचार में जो घोषणाएं हैं वो भी लोगों के अब गले नहीं उतर रही, पच नहीं रही हैं। जहाँ तक बात इसकी है कि अरविंद केजरीवाल का जो एक पुजारियों को लेकर जो चल रहा है इस वक्त कि पुजारियों को तनख्वाह देंगे, तो पहले ये पुजारियों की याद नहीं आई, ये बात भी चल रही है। मौलवियों की याद पहले आई थी इनको। इस बार ये भी चल रहा है कि भाई हिंदू वोटों को किस तरह से, इसका मतलब ये है कि केजरीवाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के जो मंत्री हैं या खुद हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप हैं और केजरीवाल उन आरोपों से किसी तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। उनके खासम खास जो नेक्स्ट टू अरविंद केजरीवाल थे मनीष सिसोदिया के जिम्मे जो एजुकेशन थी दिल्ली की, जो स्कूलों की स्थिति बता रहे थे, पूरे विश्व में मॉडल बता रहे थे। आज आप देखिए जरा, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा की बात और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन खुद के बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं। इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया के बच्चे कनाडा गए, उसके लिए जो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है वो कहाँ से आई? उसका हलफनामा जो सिसोदिया ने दिया है उसमें लिखा है कि वो लवली जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उसके संचालकों ने दिया है। लवली यूनिवर्सिटी के संचालकों में से एक को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। राज्यसभा में जो गए हैं उन्हीं के बंगले में आजकल अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो दो जो प्रथम पुरुष हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आरोपों के जबरदस्त घेरे में है, जवाब नहीं बन रहा है। सत्येंद्र जैन जो मजबूत कैंडिडेट हैं इनके, वो भी आरोपों से बच नहीं पा रहे। आरोप उनके ऊपर इतने हैं कि वो अभी भी मुंह छुपाते घूम रहे एक तरह से। तो ये तो आम आदमी पार्टी की स्थिति है। आतिशी मरलेना की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि आतिशी बातें ज़्यादा करती है, काम वाम कुछ आता जाता है, काम किया ही नहीं कुछ। तो ये भी है। इस वक्त दिल्ली के चुनाव में पंजाब के लोगों की बहुत ज़्यादा चर्चा है, पंजाब से आई हुई गाड़ियों की बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि पंजाब से आए हुए भगवंत मान, चूंकि वहाँ सरकार चला रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वहाँ से कुछ फंडिंग भी आती है बताई है, और कुछ लोग भी आ रहे हैं जो कि बीजेपी की तरफ से आरोपित किए जा रहे हैं कि ये गलती आम आदमी पार्टी ना करे। तो इसको लेकर भी पंजाबी वर्सेस दिल्ली वाला मामला भी हो रहा है। लेकिन बात करेंगे राहुल गांधी आखिर क्यों वॉकओवर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। राहुल गांधी को सभा करनी थी आज मुस्तफाबाद में। मुस्तफाबाद की सभा से पहले कल सदर बाजार जो सीट है, उसका जो इलाका है, उसमें इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास में एक सभा होनी थी, उसमें भी नहीं गए। और आज मुस्तफाबाद में जो रैली होनी थी, सभा होनी थी, उसमें भी नहीं गए। तो राहुल गांधी को लेकर ये पूछा जा रहा है, चारों तरफ चर्चा है कि राहुल गांधी आखिर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं। क्या पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के जिम्मे कर दिया गया है चुनाव? ये भी बात की जा रही है, चूंकि आम आदमी पार्टी को जो वोट शिफ्ट हुआ है वो सारा का सारा कांग्रेस का शिफ्ट हुआ है, और पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। जबकि इससे पहले 3 बार लगातार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस की सरकार रही लगातार 3 बार। इसके बाद कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने पूरी तरह से कांग्रेस को दिल्ली में डुबोने का ठेका ले लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल के जिम्मे कर दिया है? क्योंकि लोकसभा सीटों में भी इन्होंने समझौता किया था, एक भी सीट इनकी नहीं आई, 7 सीटें ये हार गए। तो कांग्रेस आखिर दिल्ली में, देश की राजधानी में, खाता भी क्यों नहीं खोल पा रही है? और राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी सभाएं कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, सोमवार को जो जबरदस्त टक्कर चल रही है इस वक्त दिल्ली की सबसे हॉट सीट है, और उस हॉट सीट के ऊपर संदीप दीक्षित जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे। संदीप दीक्षित के साथ में राहुल गांधी को एक पदयात्रा करनी थी सोमवार को, और इस पदयात्रा में वो नहीं गए, और ये बड़ा सेटबैक लगा संदीप दीक्षित को भी, और वहां जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको भी मुंह एक तरह से बचाना पड़ रहा है। तो अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अस्वस्थ हैं। अब चुनाव ऐसे पीक पर चल रहा है और ऐसे में आप अस्वस्थ हैं। हालांकि कर्नाटक के बेलगावी में भी एक सभा थी, इसमें जय भीम और वो ये जो जय संविधान का नारा लेकर आ रहे हैं, तो वो सभा हालांकि कैंसिल हुई। ये बात अलग है कि इसके पहले राहुल गांधी पटना में थे, और पटना में उन्होंने वो जो छात्रों का आंदोलन सा चल रहा है उसमें भाग लिया है, लेकिन दिल्ली में सभा नहीं कर रहे हैं।
लगातार 3 बार ऐसा हुआ है। हमने आपको बताया, पहला सोमवार को संदीप दीक्षित जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वहां रैली पद यात्रा नहीं की है। सदर बाजार सीट इलाके में कल सभा थी, सभा पूरी तरह से तैयार थी, आयोजक कह रहे थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन एन वक्त पर यह कहा गया कि वो बीमार हैं, अब नहीं आ सकते हैं। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की सभा, मुस्तफाबाद की सभा आज होनी थी, आज भी यही हुआ। पवन खेड़ा वगैरह को मुंह बचाना पड़ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। तो बहरहाल कांग्रेस की नैया दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के हवाले कर दी है और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद की नैया को डुबोने में लगी हुई है। आप खुद सोचिए कि दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस लगातार रही है, लेकिन दोनों आम आदमी पार्टी के जिम्मे कर दी है कांग्रेस ने। अब वहां उनका कोई लेना देना नहीं बचा है। तो क्या अब दिल्ली में भी ऐसा ही होगा जैसा पंजाब में हुआ है, या कि वैसे यदि हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात को अलग कर दें तो इस बार आम आदमी पार्टी का कोई सत्ता में आने का तो संभावना का मामला नहीं लग रहा है। इस बार बीजेपी वहां बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और लग रहा ऐसा है कि कांग्रेस चाहे कितना ही वॉकओवर दे दे तो भी बीजेपी जीत रही है। ये बात अलग है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां एक नारा साफ सुनाई दे रहा है कि जो बीजेपी को हरा देगा हम उसको वोट देंगे। तो इस नारे की वजह से भी हो सकता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने आप को अलग कर लिया हो, क्योंकि वोट आखिर आम आदमी पार्टी के कांग्रेस काट सकती है, बीजेपी नहीं काट सकती है। तो एक जगह एक वोट चला जाए, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की रणनीति तय करने में दिल्ली के जो मुस्लिम प्रभावित इलाके हैं उनका बहुत बड़ा से होता है और उन्होंने यदि डिसाइड किया है कि जो बीजेपी को हरा दे हम उसको वोट देंगे, तो हो सकता है कि राहुल गांधी इसलिए भी वॉकओवर दे रहे हों केजरीवाल को। ये तो होगी रणनीति की बात, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी यदि नहीं आ रहे हैं तो हमें चुनाव में क्यों खड़ा किया गया, समझौता कर लेते आम आदमी पार्टी से, ये भी नहीं किया। तो ये एक अजीब सी बात हो रही है, उलझन हो रही है। इस उलझन को 5 फरवरी का जो चुनाव है उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लोग उलझे हुए हैं या उलझाना चाहते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।